नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सुना है वो पुरानी कहावत, समय बदलता है और उसके साथ हालात भी। जो कल तक कुछ और था, आज उसकी कहानी ही बदल चुकी है। दोस्तों, बाजार में यही होता है। कल 2 जून को आईटी सेक्टर ने 4.25% की ऐतिहासिक रैली की। सेंसेक्स 382 अंक ऊपर गया। सब खुश थे, कह रहे थे कि भाई 2-3 दिन के बाद वापसी आई है। लेकिन आज क्या हुआ? आज आईटी सेक्टर 5.5% टूट गया। कल का हीरो आज जीरो बन गया। और यही है स्टॉक मार्केट का असली चेहरा। आज 3 जून 2026 को सेंसेक्स ने 303 अंकों का गोता लगाया। निफ्टी 77 अंक नीचे गया। आईटी सेक्टर की ये भारी भयंकर तबाही। यूएस का ईरान के केशम आइलैंड पर स्ट्राइक। आज की कहानी दोस्तों बेहद ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इस कहानी को मैं बहुत ही आसान भाषा में आप तक पहुंचाऊंगा, आपको समझाऊंगा, ताकि आपकी जो इन्वेस्टिंग जर्नी है वो उसमें बदलाव आए और बेहतरी की तरफ जाए। दोस्तों, जैसे किसी दिन मौसम अचानक बदल जाता है, सुबह धूप शाम को आंधी, वैसे ही कल का जश्न आज मातम में बदल गया। तो आइए देखते हैं पूरे बाजार का सेक्टर रोटेशन क्या रहा। तो सेंसेक्स आज 74,346 पर बंद हुआ। 303 अंकों की गिरावट आई। कल 74,649 की रैली के बाद ये आज वापस नीचे आ गया और 75,000 का सपना फिर दूर हो गया। निफ्टी 50.33% की गिरावट आई, 77 अंक नीचे आया। 23,405 पर बंद हुआ। 23,400 का क्रिटिकल जोन फिर से बैटल ग्राउंड बन गया। यहां से ऊपर रहे तो राहत और नीचे गए तो फिर दबाव। निफ्टी 23,400, यह लेवल इस हफ्ते 5 बार टेस्ट हो चुका है। दोस्तों यह एक बेहद क्रिटिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है। इस लेवल को आपको याद रखना चाहिए। बैंक निफ्टी आज एकमात्र बड़ा गेनर रहा। 471 अंक ऊपर गया। 0.88% की बढ़त के साथ में 54,185 पर बंद हुआ। जब आईटी गिरा, बैंकिंग ने संभाला। पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स में आज बाइंग रही है। मिड कैप 60,687 पर बंद हुआ। 0.42% की गिरावट इसमें देखने को मिली। मिड कैप आज 254 अंक नीचे रहा। ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग का असर इसमें भी साफ साफ दिखाई दिया। अब अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप आज 18,032 पर बंद हुआ। माइनस इसमें 0.11% की गिरावट रही और ये गिरावट मामूली है, मात्र 20 अंकों की। रिलेटिवली ये थोड़ा सा स्टेबल था। दोस्तों, एक जरूरी बात, आज का बाजार बेहद कॉम्प्लेक्स है। आईटी क्रैश हुआ, एफआईआई की सेलिंग भी आई, लगातार आ रही है, क्रूड ऑयल सर्ज, इन सबको समझना आसान नहीं है। लेकिन संजीवनी टीवी पर हम रोज आपके लिए शेयर बाजार का लेखा जोखा लेकर आते हैं आसान भाषा में। सबसे कॉम्प्लेक्स बाजार को सबसे आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एनालिसिस हर रोज आप तक पहुंचे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक भी करें और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, क्योंकि आज जो दोस्त इसमें गए हैं, जो उनका घाटा हुआ है, जिनको नुकसान हुआ, तो मार्केट को बेहतर तरीके से समझ सकें, पढ़ना मार्केट को सीख सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करके हमारे संजीवनी टीवी परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। दोस्तों, बाजार में रोलर कोस्टर जारी है। कल कोई सेक्टर ऊपर थे, आज कोई सेक्टर नीचे हैं। कल आईटी ऊपर था और आज आईटी बुरी तरह से धड़ाम है। बाजार को समझने के लिए बिल्कुल मौसम की तरह समझना चाहिए, जैसे मौसम को समझना है, यानी कि कल जहां गर्मी थी आज वो ठंडा हो रखा है। तो सेक्टर वाइज हाल देखते हैं तो आईटी को सबसे बड़ा झटका लगा है। 5.57% गिरा है। 1732 अंकों की गिरावट आई है और यह बाजार का सबसे बड़ा और सबसे ड्रामेटिक मूव है। जी हाँ, आईटी आज 1732 अंक गिरा है, पूरे 5.57% नीचे। कल इसी सेक्टर ने 4.23% की रैली दिखाई थी। कल का रॉकेट आज धड़ाम से जमीन पर आ गया। जेफरीज ने एलटीआई माइंट्री के एआई रेवेन्यू टाइमलाइन पर सवाल उठाए और पूरे आईटी सेक्टर में पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। टीसीएस 8.25% गिरा। टेक महिंद्रा 6.5% गिरा। एचसीएल टेक 5.31% गिरा। कल ये 4 से 5% ऊपर थे और आज ये नीचे आ गए हैं। दोस्तों, यह इस हफ्ते का रोलर कोस्टर है। यह सिखाता है कि शॉर्ट टर्म में किसी भी सेक्टर पर ब्लाइंडली बेट नहीं करनी चाहिए। पीएसयू बैंक की अगर हम बात करें तो ये 1.7% चढ़ा। 136 अंकों की इसमें उछाल देखी गई और ये आज बाजार का हीरो आप कह सकते हैं।
एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक सभी में आज बाइंग दिखाई दी। जब आईटी से पैसा निकला तो वो पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स में गया। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो ये भी 0.7% बढ़ गया और 182 अंकों की यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिली है। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनमें आपको बाइंग दिखाई दी है। बैंक निफ्टी 0.88% गए ऊपर बढ़ा और 471 अंकों की यहाँ पे तेजी देखने को मिली और यह आज का सबसे बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज है। आईटी से निकला पैसा आज बैंकिंग में आ गया। फार्मा की बात करें तो 0.33% बढ़ा, 80 अंक ऊपर गया। फार्मा सेक्टर आज पॉजिटिव रहा। कल यही सेक्टर निगेटिव था और आज ये ग्रीन में है। सेक्टर रोटेशन का लाइव एग्जाम्पल है दोस्तों। ऑटो की बात करें तो 0.05% ऊपर गया, 13 अंकों की बढ़त रही इसमें। ऑटो सेक्टर बेरली आज जिसे आप पॉजिटिव कह सकते हैं, मात्र 13 अंक ऊपर, लेकिन ये ऊपर गया है। एफएमसीजी 1% की इसमें गिरावट आई है और एफएमसीजी सेक्टर आज फिर दबाव में है। क्रूड ऑयल सर्ज से इनपुट कॉस्ट का डर फिर से इसको खा गया और 488 अंक नीचे आ गया। रियल्टी 1.39% नीचे रहा, 10 अंक आज रियल्टी में खो गए और सेलिंग का इसमें प्रेशर आपको साफ साफ दिखाई दिया। इसके साथ साथ जो बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर है उसकी वजह से भी रियल एस्टेट प्रेशर में है। मेटल सेक्टर 0.17% नीचे आया, 22 अंकों की इसमें गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट मामूली है दोस्तों। आज की सेक्टर स्टोरी एकदम क्लियर है। आईटी से पैसा निकला और बैंकिंग में गया। यह क्लासिक डिफेंसिव रोटेशन है। जब रिस्क बढ़ता है तो इन्वेस्टर आईटी जैसे ग्रोथ स्टॉक से निकलकर स्टेबल बैंकिंग में जाते हैं। अब बात करते हैं और समझते हैं कि बाजार आखिरकार गिरा क्यों। तो इसके दोस्तों 5 बड़े कारण हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे एक कमजोर नींव पर बना मकान किसी भी झटके में हिल जाता है, वैसे ही आज बाजार पर एक साथ 5 झटके पड़े। कारण नंबर 1, जेफरीज का आईटी पर बम गिर गया। जी हाँ, एआई रिवॉल्यूशन पर उन्होंने सवाल उठा दिए। कल आईटी स्टॉक्स जिस एआई ऑप्टिमिज्म पर 4 से 6% उछला था, आज उसी एआई स्टोरी पर जेफरीज ने सवाल उठा दिए, जिसके कारण गिरावट आ गई। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक जेफरीज ने एक नोट जारी किया जिसमें कहा गया कि एलटीआई, माइंडट्री जैसी आईटी कंपनीज की एआई ड्रिवन रेवेन्यू ग्रोथ टाइमलाइन को लेकर वो स्केप्टिकल हैं। यह रिपोर्ट मार्केट में वाइल्ड फायर की तरह फैली और आईटी स्टॉक्स में पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। एक बैंक की रिपोर्ट ने पूरे आईटी सेक्टर को 5% से अधिक गिरा दिया। यह बताता है कि आज के डिजिटल एज में इंफॉर्मेशन कितनी पावरफुल है। जो पहले पढ़े वो पहले बचे। कारण नंबर 2, यूएस का ईरान के केशम आइलैंड पर स्ट्राइक। क्रूड $97 की तरफ दौड़ रहा है और यूएस फोर्सेस ने ईरान के केशम आइलैंड, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब है, उस पर स्ट्राइक की। ईरान ने इसके जवाब में बैलिस्टिक मिसाइल्स भी दागे हैं और इस एस्केलेशन से ब्रेंट क्रूड $96-97 की तरफ बढ़ने लगा और WTI क्रूड $96 की तरफ, और इस कारण यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली। ये एक बड़ा कारण है क्योंकि इंडिया के लिए ये बेहद खतरनाक है, क्योंकि हम 85% क्रूड इंपोर्ट करते हैं। जैसे घर की रसोई में एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ती है, वैसे ही ऊंचा क्रूड पूरी इकोनॉमी को महंगा बनाता है। कारण नंबर 3, यूएस जोल्ट्स डेटा। फेड रेट हाइक का डर वापस। अमेरिका से जोल्ट्स यानी कि जॉब ओपनिंग एंड लेबर टर्नओवर सर्वे का डेटा आया है, जिसमें अप्रैल 2026 में जॉब ओपनिंग्स 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। इसका मतलब है कि यूएस इकोनॉमी अभी भी हॉट है। जब इकोनॉमी हॉट हो तो यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स नहीं घटाता दोस्तों, और जब रेट कट्स की उम्मीदें टूटती हैं तो क्या होता है, तो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में सेलिंग आती है, क्योंकि सब लोग वापस यूएस में जाना चाहते हैं। कल जो फेड रेट कट का सपना था, आज वो फिलहाल टूटता दिखाई दे रहा है। कारण नंबर 4, रुपया $95.20 पर आ गया और एफआईआईज का डबल पंच यहाँ पे देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, रुपया $95.20 पर डॉलर पर आ गया है। क्रूड ऑयल सर्ज से डॉलर डिमांड बढ़ी है और रुपया कमजोर हुआ है। कमजोर रुपया से एफआईआई को डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न्स घटती हैं, तो एफआईआई ने और बेचा है और रुपया और कमजोर हुआ है। यह एक वीसीएस साइकिल है, जैसे चक्की में गेहूं पिसता है, एक चीज़ दूसरे को और बढ़ाती रहती है। दोस्तों याद है ना आपको, कल जब मैंने कहा था कि कल बाजार में क्या हो सकता है, क्या लेवल्स होंगे, क्या स्ट्रक्चर्स होंगे, तो मैंने कहा था बाजार को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि आज जो हम प्रिडिक्ट करेंगे वो कल क्या हो जाएगा पता नहीं, रात में क्या घटनाएं घट जाएंगी और उसका असर कैसे पड़ेगा, और यही हुआ। यह आपने आज साफ देख लिया। तो इसलिए हम स्ट्रेटजी बना के चल सकते हैं, सिनारियोज को समझ सकते हैं कि ये होगा तो हम ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे। तो जब ये आपके पास सिनारियोज होते हैं तो आप बेहतर मार्केट को
टाइम करने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। अब बात करते हैं कारण नंबर 5 की, तो आईटी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, जो कल का मुनाफा यानी कि उन्होंने कमा लिया। आज कैश इन, कल टीसीएस 6.69% और इन्फोसिस 5.61% ऊपर गए। जिन इन्वेस्टर्स ने कल खरीदा था आज उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। यह एक नेचुरल मार्केट बिहेवियर है। दोस्तों, ग्लोबल क्यूज को समझते हैं कि आखिरकार दुनिया में क्या हो रहा था जो दलाल स्ट्रीट को आज हिला गया। तो यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान केशम आइलैंड, सबसे बड़ा ट्रिगर यूएस फोर्सेज ने ईरान के केशम आइलैंड पर स्ट्राइक्स करके दी। केशम आइलैंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल ठीक बगल में है और वही स्ट्रेट जिससे दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। इस एस्केलेशन ने तेल के दामों में उछाल दी और उसमें सर्ज के कारण बाजारों के ऊपर उसका इम्पैक्ट आया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका है, ये हम सब जान रहे हैं, और दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें आसमान छुएंगी। यह दुनिया का सबसे सेंसिटिव ऑयल कॉरिडोर है। यूएस जोल्स डेटा, फेड रेट हाइक का डर, यूएस में अप्रैल 2026 की जॉब्स ओपनिंग 2 साल के ऊपर पहुंच गई हैं। इसका मतलब है इकोनॉमी स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन का खतरा है और फेड रेट नहीं घटाएगा। ग्लोबल टेक स्टॉक्स और इमर्जिंग मार्केट्स इसी खबर से आज गिर पड़े। WTI क्रूड $96 पर पहुंच गया और ब्रेंट आज $98 पर पहुंच गया। दोस्तों, एशिया पैसिफिक मार्केट्स आज लाल रहे। जापान, हांगकांग, साउथ कोरिया, सभी एशियन मार्केट्स आज निगेटिव रहे। ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट्स में सब एक साथ गिर पड़े। जैसे एक तरफ कहते हैं ना, नाव झुक गई, तो आज कुछ ऐसा ही हो गया। तो सब एक ही तरफ खींचे चले गए और सभी गिरावट में फिलहाल डुबकी लगा रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों, निफ्टी के आज टॉप 5 गेनर्स कौन से हैं। दोस्तों, जब आईटी क्रैश हो रहा था तब भी कुछ स्टॉक्स मजबूती से खड़े रहे। नंबर 1 अपोलो हॉस्पिटल 8,299 पर बंद हुआ, 2.59% की यहाँ तेजी रही और ये आज का टॉप गेनर रहा। जब बाजार अनसर्टेन हो तो हेल्थ केयर जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स में इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं। अपोलो के स्ट्रॉन्ग ब्रांड, एक्सपेंडिंग हॉस्पिटल नेटवर्क और रिसेशन प्रूफ बिजनेस ने आज इसे थोड़ा सा चमक दिलवा दी। जैसे बारिश में छाता बिकता है, मंदी में हॉस्पिटल्स फ्लोरिश करते हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स का डिफेंसिव प्ले का परफेक्ट एग्जाम्पल है दोस्तों। जब बाजार का मौसम बिगड़े तो हेल्थ केयर, एफएमसीजी ऐसे स्टॉक्स छाते की तरह काम करते हैं। TMPV यानी कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 398 पर बंद हुआ, 2% ऊपर गया। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स डिवीजन के स्टॉक्स में आज 2% की बढ़त देखी गई है। ऑटो सेक्टर में सेलेक्टिव बाइंग रही है। इंडिगो की बात करें, इंडिगो एयरलाइंस की, तो ये नंबर 3 पर रहा। बढ़ने वालों में 4,550 पर बंद हुआ, 1.88% की तेजी आज देखने को मिली। दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि क्रूड ऑयल ऊपर है फिर भी इंडिगो पॉजिटिव है। तो इसका कारण है स्ट्रॉन्ग पैसेंजर डिमांड डेटा। Q4 के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें लोड फैक्टर इंप्रूवमेंट और वैल्यूएशन एट्रैक्टिवनेस, कभी कभी शॉर्ट टर्म निगेटिव के बावजूद फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऊपर जाते हैं और आज यही इंडिगो के साथ में हुआ है। क्योंकि अदरवाइज क्रूड बढ़ रहा था तो इसको नीचे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैक्स हेल्थ केयर आज 965 पर बंद हुआ, 0.2% की तेजी देखी गई। अपोलो की तरह ये भी डिफेंसिव स्टॉक है। नंबर 5 पर रहा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 972 पर बंद हुआ, 1.55% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। PSU बैंकिंग सेक्टर की रैली में SBI आज सबसे आगे रहा। Q4 के नतीजे, इंप्रूविंग NPA सिचुएशन और गवर्नमेंट की बैकिंग ने SBI को बायर्स का फेवरेट बनाया। SBI वो बरगद का पेड़ है दोस्तों जो हर आंधी में भी टिका रहता है। दोस्तों, आज के टॉप 5 गेनर्स में 2 हेल्थ केयर के और 1 एविएशन और 1 PSU बैंक और आईटी का कोई नामो निशान नहीं। सेक्टर रोटेशन आज पूरी तरह से विजिबल था। अब दोस्तों बात करते हैं टॉप 5 लूजर्स की, उन स्टॉक्स की जो आज सबसे ज़्यादा गिरे और इनसे क्या सीखना है। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आज 2245 पर बंद हुआ, 8.25% की गिरावट। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी आज 8.25% गिर गई और 2451 से 2245 तक। जी हाँ, याद करिए कल TCS 6.69% ऊपर था। 2 दिनों में यह साइकिल पूरी हो गई और जेफरीज की रिपोर्ट, प्रॉफिट बुकिंग और ग्लोबल टेक सेंटिमेंट्स तीनों ने मिलकर TCS को तोड़ दिया। ऊंची बिल्डिंग से गिरने पर दर्द भी बड़ा होता है और TCS की ऊंची वैल्यूएशन से फॉल भी उतना ही तेज था। जी हाँ दोस्तों, इतना अप डाउन ये बताता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कितनी रिस्की है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। नंबर 2 पर रहा टेक महिंद्रा, 1470 पर बंद हुआ, लगभग 6.5% की गिरावट आई है।
6.4%, 6.45% गिरा। कल यही 3.25% ऊपर था। आईटी सेक्टर में एक साथ अप और डाउन आया है। टेक महिंद्रा का एआई एक्सपोजर और मिड साइज डील पाइपलाइन पर इन्वेस्टर्स ने क्वेश्चंस खड़े कर दिए हैं। नंबर 3 पर रहा एचसीएल टेक्नोलॉजीज, 1178 पर बंद हुआ, 5.25% की गिरावट रही। कल ये 4.25% लगभग ऊपर था। आईटी पैनिक सेलिंग में कोई भी नहीं बचा। एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो सब एक साथ गिर पड़े। इन्फोसिस 1221 पर बंद हुआ, लगभग 4% की गिरावट यहां भी देखने को मिली, जबकि कल ये 5.5% की तेजी पर था। इन्फोसिस की लॉन्ग टर्म स्टोरी तो स्ट्रांग है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जेफरीज नोट ने पैनिक क्रिएट कर दिया है। तो पैनिक में बेचना नहीं है, आप जानते ही हैं, खरीद लो। और नंबर 5 पर रहा विप्रो, 204 पर बंद हुआ, 2.83% की गिरावट रही। आईटी सेक्टर की ब्रॉड बेस्ड सेलिंग में विप्रो भी आज शामिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक जरूरी बात यहां पर देख लीजिए कि आज के सभी टॉप 5 लूजर्स आईटी स्टॉक्स में से ही हैं। यह एक सेक्टोरल कंसंट्रेशन रिस्क का सबक है। अगर किसी के पोर्टफोलियो में आईटी ही आईटी था तो आज उसका बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। तो डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है, यह मैं समझता हूं, यह आज आपको समझ में आ गया और आज ये प्रूव हो गया है पूरी तरह से। अब बात करते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो की। दोस्तों, बाजार का असली तबीयत जाननी हो तो मैं बार बार यही कहता हूं कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखना सबसे जरूरी है। तो आज एडवांस 1379 यानी कि 1379 स्टॉक्स रहे जो ऊपर गए, और 1915 स्टॉक्स नीचे आए, और 108 स्टॉक्स में कोई बदलाव नहीं रहा। आज डिक्लाइन ज़्यादा रहे, लेकिन रेशियो उतना एक्सट्रीम नहीं जितना 1 जून को था। तब 1151 वर्सेस 2202 था, और आज लगभग 1:1.4 है। इसका मतलब है ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग थी, लेकिन ब्रेथ उतनी निगेटिव नहीं थी जितनी आईटी क्रैश से लग रही थी। आईटी इंडेक्स 5.57% गिरा, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:1.4 ही रहा। यह बताता है कि आईटी गिरावट ब्रॉडर मार्केट में उतनी नहीं फैली। बैंकिंग और हेल्थ केयर ने बफर दिया, यह एक हेल्दी साइन है। इंडेक्स लेवल पर आईटी ने पुल किया, लेकिन मार्केट ब्रेथ उतनी बुरी नहीं थी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कल बाजार कैसा रहेगा और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और कल 4 जून को बाजार क्या करेगा और आपको क्या करना चाहिए। जैसा मैंने कल कहा था, तो बाजार पता नहीं क्या करेगा, क्योंकि रात में क्या हो जाए पता नहीं, लेकिन हमें अपनी स्ट्रेटेजी मालूम होनी चाहिए कि अगर ग्लोबल क्यूज ये हुए या इस तरह की न्यूज़ आ गई तो हमारी स्ट्रेटजी मार्केट के अंदर क्या होनी चाहिए, तो वो जान लीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सपोर्ट लेवल्स हमारे क्या हैं और रेजिस्टेंस लेवल क्या हैं निफ्टी के, ताकि उनको देख के आप समझ सकें कि आपको आगे अपनी स्ट्रेटजी क्या बनानी है। निफ्टी 50 का जो सपोर्ट लेवल है वो 23,300 है, और उसके नीचे 23,200। 23,200 बेहद ही स्ट्रांग है। 23,000 क्रिटिकल जोन है। रेजिस्टेंस 23,550, उसके ऊपर 23,700, और उसके ऊपर 23,900। 23,405 आज का क्लोज था। कल अगर आईटी की सेलिंग जारी रही और निफ्टी 23,300 टूट गया तो फिर 23,200 और 23,000 का लेवल टेस्ट हो सकता है। रिकवरी के लिए निफ्टी को 23,550 को पार करना बहुत ही जरूरी है। निफ्टी 23,400 इस हफ्ते 5 बार टेस्ट हुआ है। यह क्रिटिकल बैटल जोन है। फिलहाल नीचे गया तो 23,000 और ऊपर गया तो 24,000 का रास्ता साफ है। बैंक निफ्टी की बात करें तो सपोर्ट 53,800 पर है, उसके नीचे 53,500, और रेजिस्टेंस 54,500, और उसके ऊपर 55,000। आज 0.88% निफ्टी ऊपर था। अगर कल आईटी में सेलिंग थम गई तो बैंकिंग सपोर्ट बनाए रखेगा, और उस वक्त निफ्टी 54,500 का टारगेट इसका संभव हो सकता है। सेंसेक्स का सपोर्ट 74,000 है, और उसके नीचे 73,800, उसके नीचे 73,500। रेजिस्टेंस 74,700, उसके ऊपर 75,200, फिर 75,800। निफ्टी का जो फिलहाल का 75,000 का लेवल है जो वो डिफिकल्ट लग रहा है। जब तक आईटी स्टेबलाइज नहीं होता, सेंसेक्स 74,000 से 74,700 की रेंज में रह सकता है। कल के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो पहली स्ट्रेटजी यही है कि आईटी में पैनिक सेलिंग मत करिए। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। एक जेफरीज रिपोर्ट से इनका बिजनेस मॉडल नहीं बदला। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप हैं तो इनको होल्ड करिए, और अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो इंतज़ार भी कर सकते हैं, और मेरे जैसा आदमी तो बाई भी कर सकता है। एक और सेशन देखने की अगर आप चाहत रखते हैं तो देख सकते हैं। टीसीएस आज 2245 पर बंद हुआ है। लॉन्ग टर्म में 3,000 से 4,000 का स्टॉक बन सकता है। पैनिक में बेचना किसी और को सस्ते में अपना माल दे देने जैसी बात है। दूसरी स्ट्रेटजी, बैंकिंग सेक्टर पर नज़र बना के रखिए। बैंक निफ्टी आज पॉजिटिव था। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इनमें आज सेलेक्टिव बाइंग बनी हुई है। और बैंकिंग सेक्टर की फंडामेंटल स्टोरी तो बहुत
स्ट्रांग है। तीसरी स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए कि क्रूड ऑयल पर नज़र बनाकर रखें। अगर क्रूड $100 के ऊपर गया तो एफएमसीजी, ऑटो, एविएशन में बड़ी सेलिंग आएगी, और अगर क्रूड $95 के नीचे आ गया तो एक रिलीफ रैली आ सकती है। दोस्तों, आप समझते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए आज के बाजार से क्या सबक निकलते हैं। दोस्तों, ये संजीवनी टीवी के शेयर मार्केट के लेखा जोखा का सबसे खास सेगमेंट है। तो आज बाजार से हमने क्या सीखा? तो सबक नंबर एक रिपोर्ट पर ब्लाइंडली रिएक्ट मत करिए। जेफरीज की एक नोट ने आईटी सेक्टर को 5% गिरा दिया, लेकिन अगर आपने आज नहीं बेचा है, पैनिक सेलिंग नहीं करी है, तो ये जो गिरावट आई है ये कल आपकी एड ऑन हो जाएगी, और अगर बेच दिया है तो ये नुकसान आपने बुक कर लिया है। तो कभी भी पैनिक सेलिंग मत करिए, किसी पड़ोसी की बात सुन के पैनिक मत करिए, समझिए और तब उसके ऊपर एक्शन लीजिए। जी हाँ दोस्तों, सबक नंबर 2, कंसंट्रेशन रिस्क सबसे बड़ा डेंजर। जिसके पोर्टफोलियो में आज सिर्फ आईटी था, आज उसे 5 से 8% का नुकसान हुआ, यानी कि 1 लाख थे तो उसके पास 95,000 या 92,000 रह गए। जिसके पास हेल्थ केयर और बैंकिंग भी था वो आज पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल था। तो डाइवर्सिफिकेशन कोई एकेडमिक थ्योरी नहीं है, ये आज की रियलिटी में प्रूव हुआ है। सबक नंबर 3, जियो पॉलिटिक्स को कमोडिटी से जोड़कर देखें। यूएस ईरान स्ट्राइक का मतलब है क्रूड का $98 पर जाना और इंडिया का इंपोर्टेबल का बढ़ना। रुपया कमजोर होना मतलब एफआईआईज ने और बेचा, बाजार गिरा। यह चेन ऑफ इवेंट समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे घर की नींव हिले तो दीवारें भी हिलती हैं, और जियोपॉलिटिक्स हिली तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम आज हिल गया। जियोपॉलिटिक्स का मतलब क्रूड का गिरना, और क्रूड का मतलब करेंसी का गिरना, और उसका मतलब है मार्केट के ऊपर असर। तो ये एक चेन रिएक्शन है, इसको आपको याद रखना है। जब ईरान की न्यूज़ आए तो सबसे पहले क्रूड चेक करें कि भैया कहाँ हो तुम, और जैसे ही लगे सब ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक्शन प्लान बना सकते हैं। सबक नंबर 4, एफआईआई की सेलिंग। एफआईआई की सेलिंग का मतलब है कि अपॉर्चुनिटी फॉर पेशेंट इन्वेस्टर्स। एफआईआईज ने कल 8,362 करोड़ का माल बेचा। ये स्कैरी लगता है, लेकिन याद करिए 2020 में कोविड के समय एफआईआईज ने 60,000 करोड़ एक महीने में बेचा था। हालांकि आप आज याद करें तो 3 लाख करोड़ तक का माल बेच दिया है। दोस्तों, आज के बाजार से हमको एक और सबक मिलता है जो लगातार मिल रहा है, सेक्टर रोटेशन। तो सेक्टर रोटेशन को पहचाने। कल आईटी, आज आईटी से बैंकिंग, हेल्थ केयर। इस रोटेशन को पहचानना इन्वेस्टिंग की जर्नी में सबसे पावरफुल स्किल कही जाती है। जो सेक्टर कल हीरो था वो आज विलेन हो सकता है, और जो आज विलेन है वो कल हीरो हो सकता है। इसीलिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए और रोटेशन को ट्रैक करते रहिए। स्टॉक मार्केट एक चक्की की तरह है, कभी एक तरफ घूमती है तो कभी दूसरी तरफ, और समझदार इन्वेस्टर हमेशा तैयार रहता है। और दोस्तों एक और सबक, अपनी एसआईपी जारी रखना ही सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है। आज निफ्टी 77 अंक नीचे, कल 100 अंक ऊपर था, और परसों 165 अंक नीचे था। इस अप एंड डाउन में एसआईपी इन्वेस्टर को कुछ नहीं करना, बस अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखिए, एसआईपी अपनी जारी रखिए। एसआईपी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करती है, गिरावट में ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं और बढ़त में कम यूनिट्स मिलती हैं। 10 साल में यही स्ट्रेटेजी आपको करोड़पति बना सकती है, ऐसी संभावना हो सकती है। दोस्तों, आज के बाजार का सार क्या है? तो एक कहावत से समझिए, जो आज ऊंचा उड़ा कल को वो जमीन पर आया। तो आईटी सेक्टर ने कल 4% के ऊपर की उड़ान भरी और आज 5% से अधिक जमीन पर आ गया, गिरावट हो गई उसमें। लेकिन ये घबराने की बात नहीं है, सीखने की बात है। टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज का बिजनेस एक जेफरीज रिपोर्ट से नहीं बदलता। क्रूड $98 पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिचुएशन क्रिटिकल है। एफआईआईज ने 8,362 करोड़ का माल बेचा है, लेकिन उसे खरीदा किसने? डीआईआईज ने। और एफआईआईज की पूरी कहानी मैंने बनाई है वीडियो, आप देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है लिंक। यह बाजार आपको टेस्ट करता है कि क्या आप पेशेंट हैं, क्या आप डिसिप्लिन्ड हैं। जो टिका रहा वो जीता। एफआईआईज क्यों बेच रहे हैं और इसका आपके पोर्टफोलियो पर क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, इसके बारे में जैसा मैंने कहा कि पूरा हमारा डिटेल वीडियो है, वो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। इसके बाद आपको कभी भी एफआईआईज के ऊपर कोई भी सवाल आएगा, सारे सवालों के जवाब आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों, ये था आज का हमारा लेखा जोखा। आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि किसी और इन्वेस्टर की, किसी और ट्रेडर की इन्वेस्टिंग जर्नी बदल सके। और अगर वो घाटा उठा रहा है तो उसको समझ में आना चाहिए कि मेरे एक्शन प्लान में गलती कहाँ हो रही है। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।